हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वन शॉट, जिसमें फुली सिलेबस कवर्ड है। एंड ये 50 मिनट्स का वन शॉट रहेगा, जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड है जो कि एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं फॉर DU एंड DU एसोल बोथ। और बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के लिए, दोनों के लिए ही ये सेमेस्टर सेकंड के लिए। सो Please like and subscribe. Let's get started. Woo! Let's go. सबसे पहला हमारा जो ये अभी हम देख रहे हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ HRM और फंक्शन। इसमें हमें तीन चीज़ें बतानी है। एक तो इसका मीनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, दूसरा इसका नेचर या फिर फीचर बोलते हैं, तीसरा इसका फंक्शन और इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी आए लिखना यही है सेम। तो अभी हम लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपको गारंटीड है कि पासिंग मार्क्स प्लस 90 प्लस स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों को, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना। तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग। इसमें आता है हायर करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, मैनेजिंग एंड हेल्पिंग एम्प्लॉय टू डू देयर वर्क। एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हेल्प करना ताकि वो अच्छे से काम कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी हायर करती है वर्कर को, फिर उसको ट्रेनिंग देती है, देन सैलरी देती है, और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व करती है। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब जो भी वर्कर है उसको हायर करना, फिर ट्रेनिंग देना, फिर मैनेज करना, एंड उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जब भी हमें मीनिंग पूछा जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो हम यही लिखेंगे विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचर को हम दो और नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पेपर में नेचर भी आ सकता है, या फिर वो बोलेंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM। तो कुछ भी लिखा आ सकता है। तो पहला नेचर है। नेचर का मतलब होता है गुण। कोई भी है उसके गुण क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं उनके। तो पीपल ओरिएंटेड। HRM फोकस करता है वर्कर्स पे, पीपल्स पे, मशीन पे फोकस नहीं करता। हमें ये फोकस करता है कि कैसे हम वर्कर्स को क्या करें, मैनेज करें, हायर करें, ट्रेन करें। मशीन्स पे फोकस नहीं करता। ये हेल्प करता है, मैनेजर हेल्प करता है एम्प्लॉय को उनकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। उसके बाद पीपल ओरिएंटेड हो गया। अब कंटिन्यूस प्रोसेस। HRM इज़ नॉट डन वंस, इट डन ऑल द टाइम। मतलब हमेशा लगातार होता रहता है। जैसे पहले हायर किया, फिर ट्रेन किया, फिर अपने जो भी सैलरी वगैरह दे दी, अब फिर से नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, फिर उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है। एक बार कर दिया तो दोबारा रुकेगा नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। फिर है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, हर जगह प्रेजेंट है। HRM नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, बिग हो, या फिर कोई NGO हो, या फिर कोई प्राइवेट का ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर पब्लिक हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ऑल नीड HRM। चाहे स्कूल्स, कंपनी, हॉस्पिटल, एनीथिंग, कुछ भी हो। फिर है गोल ओरिएंटेड। HRM हेल्प करता है कंपनी को उसके जो गोल है उसको अचीव करने में। अगर कंपनी चाहती है, जैसे अगर PW है कंपनी, वो चाहती है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना, तो उन्हें क्या करना होगा, जो टीचर्स हैं वहाँ के, वो स्किल्ड टीचर्स को उन्होंने हायर करना होगा। स्किल्ड टीचर हायर करने होंगे, तभी तो कंपनी के अंदर बैच बढ़ेंगे, बैच से स्टूडेंट्स, एंड देन PW को प्रॉफिट होगा। सो ऐसे गोल ओरिएंटेड। फिर है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये फोकस करता है इंप्रूव करने में एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को। उससे डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेट्स से XYZ जो भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोग्राम्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी। तो ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, एक वर्कर का डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद है इंटीग्रेटिव फंक्शन। ये बैलेंस करता है कंपनी के गोल और एम्प्लॉय नीड्स में। जैसे एक कंपनी का गोल है प्रॉफिट बढ़ाना, एम्प्लॉय का भी गोल होता है कुछ, जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, या फिर हमें बोनस मिल जाए कुछ। तो इनको भी ध्यान में रखता है, एम्प्लॉय के गोल को भी, और जो गोल है कंपनी का उसको भी ध्यान में रखता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट इसका, जो है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या क्या मेन काम है, मेन वर्क है, मेन एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। सबसे पहले ये करता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना कि कितने एम्प्लॉयज़ आर नीडेड, मतलब हमारी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ज़रूरत है। अगर कंपनी ने प्लान किया कि उनके कंपनी में 10 वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो हायर करेगी 10 वर्कर्स को। तो ये क्या हो गया, प्लानिंग करना। उसके बाद रिक्रूटमेंट। अब उन्होंने अपनी जो वेबसाइट वगैरह है, या फिर जो और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो ऐड लगा देंगे लिंक्डइन वगैरह पे, और अट्रैक्ट करेगी इन कैंडिडेट्स को कि अप्लाई करो आप इस जॉब पे।
फिर उनको सेलेक्ट करेगी, चूज़ करेगी राइट पर्सन फॉर द जॉब, सबका रिज्यूम देखेगी एंड बायोडेटा वगैरह देख के फिर जो बेस्ट जो कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर लेगी एंड देन इंटरव्यू लेगी। उसके बाद अब 2-3 हमारे पास आ गई, 2-3 वर्कर आ गए, हमने सेलेक्ट कर लिए ये 3। अब इसके बाद इनको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर इनको कुछ नहीं आता तो उनके लिए उनको नई स्किल्स सिखाई जाएंगी, कंप्यूटर और गिविंग कंप्यूटर ट्रेनिंग टू स्टाफ। जैसे हमारी जब कुछ पहले वाले वर्कर थे उनको कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखा जाएगा कि ये जो 3 है ये काम कैसा करें, अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो इनको फीडबैक दी जाएगी कि आप ऐसा काम कर रहे हो, अगर बुरा कर रहे हो तो उसकी फीडबैक मिलेगी कि आप इसमें सुधार कर सकते हो। फिर है कंपनसेशन और सैलरी, फिर इनको सैलरी देंगे और बेनिफिट्स वगैरह, कुछ बोनस, मंथली सैलरी हो गई, फिर बोनस इनिशिएटिव्स वगैरह देंगे हम लोग। एम्प्लॉय रिलेशन, गुड रिलेशनशिप बना के चलेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये गुड रिलेशनशिप कैसे होगी, कोई भी कंप्लेंट आई हमारी जो एम्प्लॉय है उसकी कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है और मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना काम क्यों दे रहे हो मुझे, तो उसको हम सोल्व करेंगे कि आप ऐसा करो, ये चीज़ पहले ट्रेनिंग में सीख लो फिर उसके बाद करना। ठीक है। मोटिवेशन, इनकरेज करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि आप काम अच्छा करो। वर्कर्स को, जैसे 3 लोग सेलेक्ट कर रहे थे, उनको इनकरेज करेंगे कि हाँ आपको प्रमोशन दे देंगे हम लोग, आपकी पोस्ट बढ़ा देंगे तो आप लोग अच्छा काम करोगे तभी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या है और ये सिलेक्शन से कैसे डिफरेंट है, ये क्वेश्चन है। So recruitment means the process of searching for and attracting candidates to apply for a job. सर्च करना कि कौन कौन ऐसे पर्सन है जो एक जॉब को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, जॉब चाहिए उनको। फिर अट्रैक्ट करना उन कैंडिडेट्स को, अब हमें वो लोग मिल गए, हाँ ये लोग चाहते हैं कि इनको जॉब मिले, फिर अब उन लोगों को अट्रैक्ट करना कि आप अप्लाई करो हमारी इस जॉब में, हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, हम इतना वो जो भी चीज़ें प्रोवाइड करें, इनिशिएटिव्स देंगे, बोनस वगैरह देंगे एंड आपको प्रमोशन जल्दी होगा। सो सारी चीज़ें लिख के अट्रैक्ट करना, जैसे लिंक्डइन पे होता है। अब इसका एग्जांपल, एक कंपनी पब्लिश कर दी है जॉब एडवर्टाइजमेंट टू इनवाइट पीपल टू अप्लाई। ठीक है, जैसे जॉब एडवर्टाइजमेंट आता है लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, या फिर हमारा होता है न्यूज़पेपर में भी आता है। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट। उसके बाद है सिलेक्शन। क्या होता है, मीन्स प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। इसमें हमने क्या किया, लोगों को बुला दिया, अप्लाई करवा दिया। अब हम सब को तो नहीं चूज़ करेंगे, तो एक या फिर 2 को, जितनी भी पोस्ट है उनको चूज़ करेंगे। तो जो मोस्ट सूटेबल पर्सन है उसको चूज़ करेंगे उन सारी एप्लीकेंट्स में से जो आई थी। इसमें रिजेक्शन भी होगा, जो हम सबको तो चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करना पड़ेगा जो बेस्ट वन है, रिजेक्ट करना पड़ेगा अनसुटेबल कैंडिडेट्स को। जैसे एग्जांपल में कंपनी कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू, सेलेक्ट 1 कैंडिडेट आउट ऑफ मैनी एप्लीकेंट्स। जैसे यूपीएससी है, उसका एग्ज़ाम होता है, आपको अट्रैक्ट तो कर दिया। अब हमारा 14,000 बच्चे जाते हैं और उसमें से 1,000 बच्चे ही इंटरव्यू पार कर पाते हैं। सो ये बेस्ट कैंडिडेट्स है यहाँ पे जो आई 1,000 में से फाइनल लिस्ट के अंदर। सो ये क्या है, बेस्ट कैंडिडेट्स है। उसके बाद है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, रिक्रूटमेंट में हम करते हैं अट्रैक्ट कैंडिडेट्स को और सिलेक्शन में हम करते हैं चूज़ करते हैं बेस्ट कैंडिडेट को। सबसे पहला डिफरेंस, इसमें हम करते हैं अट्रैक्ट कैंडिडेट्स को, इसमें हम चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को जो कि बेस्ट है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसमें हम सबको बुलाते हैं, आ जाओ सब अप्लाई कर दो जो भी हैं सब कुछ। लेकिन सिलेक्शन में हम रिजेक्ट कर देते हैं, फाइल को रिजेक्ट भी कर देते हैं और किसी को सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये नेगेटिव प्रोसेस है। उसके बाद तीसरा, रिक्रूटमेंट पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें रिक्रूटमेंट करना होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन पहले नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। फोर्थ डिफरेंस, रिक्रूटमेंट का एम होता है कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ सकती है ना, उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोग अप्लाई करें। सिलेक्शन का एम होता है कि जो सबसे मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उसको चूज़ करना, सबसे मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करना। वैसे हमने ये पढ़े हुए हैं मैनेजमेंट वगैरह के चैप्टर में, बट ये ओवरव्यू है। उसके बाद है व्हाट इज़ VRS एंड हाउ डज़ इट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर VRS टू एम्प्लॉय, वाई डज़, मतलब VRS होती क्या है और ये क्यों दी जाती है एक एम्प्लॉय को। तो ये है VRS का मतलब होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अगर कोई अपनी इच्छा से रिटायर होना चाहता है तो वो हो सकता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। इट इज़ ए स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करता है एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन टू रिटायर बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट एज विद सम बेनिफिशियल फाइनेंशियल बेनिफिट। मतलब आप 60 एज है रिटायरमेंट की,
लेकिन अगर इससे पहले कोई लाइक 54 में कोई रिटायर होना चाहता है तो वो हो सकता है। कंपनी ऑफर करती है VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, इसके थ्रू आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट में मिलेंगे। एंड नॉर्मल जो एज है रिटायरमेंट की 60, उससे पहले आपको रिटायर होगा तो VRS की स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ ए वे फॉर एम्प्लॉय टू लीव जॉब वॉलेंट्री इन रिटर्न ऑफ कंपनसेशन। आप जॉब भी छोड़ दोगे, आप चाहते हो वॉलेंट्री हैं और आपको कंपनसेशन भी मिल जाएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है इससे। अब उसके बाद आता है रीजन कि हमें कंपनी VRS क्यों प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। तो इसके रीजन्स है, सबसे पहला एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करता है VRS ताकि जो बहुत ज़्यादा स्टाफ हो चुके हैं उनको रिड्यूस कर सकें व्हेन देयर आर मोर एम्प्लॉय दैन रिक्वायर्ड। मतलब जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो प्लेसमेंट वगैरह होती है, तो हमने 10,000 एम्प्लॉयज़ चूज़ कर लिए। अब इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए उनका खर्चा वगैरह होगा, एक्सपेंसिस वगैरह, तो हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे जिनको हम ऑफ़र करते हैं VRS स्कीम कि आप अगर रिटायर होना चाहते हो तो हो सकते हो, तो अराउंड 10 के जो 1 के स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ है वो रिटायर हो जाएंगे वॉलेंट्री, और उनको कुछ कंपनसेशन दे देंगे। ये सरप्लस है, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, इतने ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ज़्यादा है तो हम उनको VRS ऑफ़र कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं वो भी ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन VRS होती है कि कोई 50s के अराउंड चला है ना तो उसको रिटायर करने के लिए। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट बिकॉज फीवर एम्प्लॉय लेस सैलरी एक्सपेंसिस। जितने कम एम्प्लॉय होंगे उतनी कम सैलरी और फिर उससे कम एक्सपेंसिस। It is used during reconstructing or modernizing when company wants to introduce new technology or reduce workforce। कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी तो उसके लिए हमें चाहिएगी कैपिटल, तो कैपिटल लाने के लिए हमें सैलरी कम करनी पड़ेगी। अब सैलरी कम करेंगे तो VRS ऑफर कर देंगे तो एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे कंपनी से, तो फिर सैलरी अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद है ये अवॉइड करता है कंपलसरी टर्मिनेशन। अब 60+ के बाद तो आपको हटाया जाएगा ही, तो ये कंपलसरी टर्मिनेशन ये इसको हटा देता है कि आप 50 के होने के बाद भी हो सकते हो रिटायर। इट इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय कीपिंग ओनली रिक्वायर्ड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़। कुछ होता है कि वो 50+ है, अब उनसे काम इतना होता नहीं है, तो ये हमें क्या करता है एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो हम उसको VRS ऑफर कर दें और वो रिटायर हो जाए, जिस उसकी जगह हम नई एम्प्लॉय को लेके आए। हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करने के ड्यूरिंग लॉसेज, और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर लॉसेज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तब VRS ज़्यादा ऑफर की जाती है ताकि हम लॉसेज से बाहर निकल सकें एंड सैलरी वगैरह कम हो जाए इससे। तो ये हमारा था डिफरेंस एंड मतलब VRS क्यों ऑफर किया जाता है और होता क्या है VRS। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडक्शन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होती है और ये इंडक्शन से कैसे डिफरेंट है। प्लेसमेंट का मतलब होता है असाइनिंग ए सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू स्पेसिफिक जॉब और पोजीशन इन ए ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी हमने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गया, अब सेलेक्ट करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्पेसिफिक जॉब देना, पोजीशन देना जिनके लिए वो उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस मैच करती हैं। अगर किसी ने MBA कर रखी है तो उसको HR मैनेजर बना देना, तो ये उसकी स्किल्स मैच कर रही हैं, तो सिलेक्शन के बाद उनको प्लेसमेंट पे बिठाया जाता है, ठीक है। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने हायर कर लिया उन लोगों को, प्लेसमेंट कर दिया, उनकी जॉब दे दी, अब उनको कंपनी के जो मेंबर्स हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वर्क इन्वायरमेंट है, उन सब से इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जब हमारा सबसे पहला ओरिएंटेशन डे होता है उसमें हमें वहाँ के रूल्स पॉलिसीज़ और जो भी वहाँ पे जो सब कुछ होता है हमें दिखाया जाता है। वर्क इन्वायरमेंट वगैरह, पॉलिसीज़, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ क्या है, सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक है। क्या वर्किंग आवर्स हैं, क्या किस टाइम पे स्कूल कॉलेज लगता है, सब। सो अब दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले प्लेसमेंट इज़ अबाउट गिविंग ए जॉब टू एम्प्लॉय। प्लेसमेंट में हम जॉब देते हैं, कोई स्पेसिफिक पोजीशन देते हैं, और इंडक्शन में क्या होता है इंट्रोड्यूस करते हैं एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन कि ये एम्प्लॉयज़ आया है और ये आपके वर्किंग आवर्स है, ये आपको काम करना है, ये रूल्स वगैरह हैं। उसके बाद प्लेसमेंट फोकस करता है कि हम ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं आपकी जॉब के। इंडक्शन फोकस करता है एम्प्लॉय को फेमिलियर कर दे विद वर्कफोर्स, एम्प्लॉय को बता दे कि वर्कफोर्स में कैसे क्या काम होता है। प्लेसमेंट होता है बिफोर द एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग। जब काम क्या करेगा, जब उसको कोई जॉब मिलेगी तो उसी को तो प्लेसमेंट बोलते हैं, तो ये पहले ही हो जाता है। और ये होता है आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब। अब जॉब मिल गई, प्लेसमेंट हो गई, अब उसके बाद इंडक्शन होगा। उसके बाद आता है प्लेसमेंट इंश्योर करता है कि राइट पर्सन इन द राइट जॉब, सही पर्सन को सही जॉब मिले अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, क्वालिटी एंड सब कुछ। लेकिन ये हेल्प करता है कि जो हमने सेलेक्ट तो कर लिया, अब उसको इन्वायरमेंट के अंदर न्यू इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है इंडक्शन। सो ये डिफरेंस था प्लेसमेंट और इंडक्शन के बीच में।
अब आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब होता है टीचिंग एम्प्लॉय स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म प्रेजेंट वर्क इफेक्टिवली। अभी किसी की जो हमने सेलेक्ट कर लिया, इंडक्शन करवा लिया, अब ट्रेनिंग होगी। अब किसी की स्किल्स हैं अच्छी नहीं है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्किल्स पे, या फिर कोई नॉलेज देना। जैसे किसी को नहीं पता कि मशीन कैसे यूज़ करें तो उनको बताना, उनको टीच करना ए वर्कर हाउ टू यूज़ मशीन, कि कैसे आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है डेवलपमेंट, मीन्स इम्प्रूविंग द ओवरऑल ग्रोथ इम्प्रूव करना, उसकी नॉलेज एंड एबिलिटीज़ इम्प्रूव करना फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, या फिर जो भी वर्कशॉप होती हैं वो सब प्रोवाइड करना, ताकि जो है आगे फ्यूचर में भी इनको जॉब फाइंड करने में हेल्प हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ट्रेनिंग फोकस करती है जो अभी हमारे पास जॉब है उसके ऊपर, कि इस जॉब के लिए हमें ये स्किल्स चाहिए तो ये सीखनी पड़ेंगी। डेवलपमेंट फोकस करता है फ्यूचर ग्रोथ पे। उसके बाद है ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ट्रेनिंग जॉब के लिए होती है और डेवलपमेंट कैरियर होता है। डेवलपमेंट फ्यूचर में हमें जॉब मिले तो ये कैरियर ओरिएंटेड हो गए। ट्रेनिंग इज़ मेनली फॉर वर्कर्स एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, वाइली ट्रेनिंग किसके लिए होती है? वर्कर्स के लिए होती है और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। और डेवलपमेंट होता है मैनेजर के लिए और हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए। ट्रेनिंग में स्पेसिफिक स्किल्स सिखाई जाती है और डेवलपमेंट में ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है, कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाता है। तो ये डिफरेंस था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। हाँ, उसके बाद आता है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग 1 2 3, और क्वालिटेटिव क्वालिटी के रूप से मेजर करना, ये बहुत अच्छा है, गुड और बैड और वर्स्ट, कुछ भी ऐसे मेजर करना। तो क्वालिटेटिव एचआर प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय नीडेड इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस टाइप के हमें एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सी नॉलेज चाहिए, एम्प्लॉयज़ के पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस, कितना एटीट्यूड। लेकिन क्वांटिटेटिव में होता है कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय चाहिए हमें, ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय चाहिए। जैसे कंपनी को 20 वर्कर की ज़रूरत है, 5 मैनेजर की और 2 अकाउंटेंट की, तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, इसके लिए प्लानिंग करना। और क्वालिटेटिव होता है कि कंपनी को ज़रूरत है स्किल्ड, ट्रेंड और एक्सपीरियंस वर्कर की, तो ये हो गया क्वालिटेटिव। अब डिफरेंस क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट होता है वो क्वालिटी ऑफ वर्कर से होता है, क्वालिटी, और ये क्वालिटी से होता है। और क्वांटिटेटिव ये होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से, ये होता है स्किल्स एंड एबिलिटीज़ देखता है, और ये न्यूमेरिकल है। और क्वालिटेटिव बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड, किस टाइप के हमें एम्प्लॉय चाहिए, जिनके पास स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो। ये बताता है क्वांटिटेटिव कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर नीडेड, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ यूज्ड इन सिलेक्शन। अब हमने सिलेक्शन किया था एम्प्लॉयज़ का, ट्रेनिंग देने के बाद, रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन किया था। अब सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं एम्प्लॉयज़ का। तो किस टाइप का हम इंटरव्यू ले सकते हैं तो वो बताया गया है इसमें। टाइप ऑफ इंटरव्यूज़, पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें होता है इंटरव्यू आस्क सम सेट ऑफ प्री प्लान्ड क्वेश्चंस टू ऑल कैंडिडेट्स। पहले से हमने प्लान कर लिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जैसे, और उसके बारे में पूछेंगे, नेम वगैरह, फिर वो कहाँ रहता है एंड वो जॉब क्यों लेना चाहता है, और व्हाट वाज द मेन मोटिव। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब ये सबसे पूछे जाएंगे ऑल एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पहले से ही प्री प्लान्ड क्वेश्चन है, पहले से हमने प्लान कर रखे हैं कि ये क्वेश्चन पूछना है सबसे, ऑल कैंडिडेट से। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस फ्रीली, जो मन चाहा वो आप पूछ सकते हैं हम लोग, कोई भी फिक्स क्वेश्चन है कि यही पूछना है, वट एवर वी वॉन्ट टू आस्क वी कैन। ठीक है, अब पैनल इंटरव्यू, इन ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर टेक इंटरव्यू ऑफ 1 कैंडिडेट। जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू अगर कहीं ने देखा हो, मॉक इंटरव्यू, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पे एक कैंडिडेट होता है। तो ये जो है सारी, ये पैनल बोला जाता है इनको, ये बहुत सारे हैं, ये एक इसका इंटरव्यू लेंगे, बहुत सारे मैनेजर्स मिलके एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे, तो इसको बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। सीक्वेंसल इंटरव्यू क्या होता है, ए कैंडिडेट इज़ इंटरव्यूड बाय डिफरेंट इंटरव्यू वन आफ्टर अनदर। पहले इसने लिया, फिर इसने इंटरव्यू लिया, फिर इसने, पहले एक, फिर 2 एंड देन थर्ड वाला लेगा, फिर फोर्थ वाला। और इसमें क्या डिफरेंस था, फिर इसमें सारे एक साथ ले सकते हैं, एक बार इसने पूछ लिया, फिर इसने, फिर दोबारा से ये पूछना लग गया, मतलब पैनल इंटरव्यू में ऐसा होता है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट इज़ पुट अंडर प्रेशर टू टेस्ट बिहेवियर एंड पेशेंस।
बहुत सारे डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, ताकि उसको जो इंटरव्यूअर है, जो कैंडिडेट दे रहा है इंटरव्यू, उसको स्ट्रेस हो और उसके कारण उसके जो टेस्ट, उसके जो बिहेवियर है और पेशेंस लेवल है उसको टेस्ट कर सकें। फिर आता है टेक्निकल इंटरव्यू। इसमें हम पूछेंगे जॉब रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स, कि आपको इस जॉब के रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए थी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर जो भी कंप्यूटर स्किल्स वगैरह जो भी चाहिए थी, क्या आपको वो आती हैं, और आती है तो कितनी आती है। अकाउंटेंट जॉब के लिए अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछना, जर्नल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सब। HR इंटरव्यू क्वेश्चंस आर आस्क अबाउट पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, जैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कैरियर के गोल्स क्या हैं, ये HR इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ इंटरव्यूज़। हाँ, ये इतना है टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ जो भी है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, मीन्स ट्रेनिंग गिविंग टू एम्प्लॉयज़ एट द वर्क प्लेस, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं ना वहीं पे ट्रेनिंग देना। वाइल दे आर डूइंग एक्चुअल जॉब, जब एक्चुअल जॉब कर रहे हैं वहीं पे ट्रेनिंग देना। एम्प्लॉयज़ लर्न बाय वर्किंग गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारी प्लेसमेंट लगती है, हमें वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये क्या होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब हमें कंपनी में आर्टिकलशिप, सुनिए ना, आर्टिकलशिप होती है तो वो उसी को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब मेथड क्या होते हैं, जैसे किसी कोचिंग में जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप। कोचिंग क्या होती है, किसी सीनियर से पूछना, सुपरवाइजर गाइडर से पूछना, वो इंस्ट्रक्शन देगा आपको कि ऐसे ऐसे ये काम करने। जॉब रोटेशन, द एम्प्लॉयज़ इज मूव्ड वन जॉब टू अनदर टू लर्न डिफरेंट टास्क। पहले आप ये काम करते थे, फिर आपको मूव करके दूसरा काम दे दिया गया ताकि आप अच्छे से सीख सको स्किल्स वगैरह को। अप्रेंटिसशिप, द एम्प्लॉय वर्कर अंडर एक्सपर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप एक एक्सपर्ट के अंडर काम करो, लाइक CA CS इन सब के अंदर जब काम करते हैं स्किल्स को लर्न करने के लिए। इंटर्नशिप में होता है स्टूडेंट्स ट्रेनी वर्कर इन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप होती है MBBS स्टूडेंट्स की, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि रोहतक में भी है PGI, तो वहाँ पे इंटर्नशिप चलती है इनकी, ये प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं वहाँ पे। तो ये हो गया। अब है इसके एडवांटेज, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, थ्योरी से कुछ नहीं होता, ये तो आपको पता है, अभी सब पढ़ रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। एक इससे कॉस्ट कम आती और एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझ आती है, जब हम रियल सिचुएशन में होते हैं ना तब हमें और अच्छे से हम काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, अगर आप MBBS की इंटर्नशिप कर रहे हो लेकिन आपने गलती से कुछ मिस्टेक कर दी उस ट्रेनिंग के दौरान, तो इससे लॉस भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। इट में डिस्टर्ब रेगुलर वर्क, और जो रेगुलर वर्क है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मिस्टेक करी है, तो उसको अब आपको एक्सपर्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं करना था, ये करना था, वो करना था, ये सब होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब समझ गए होंगे, ऑन द जॉब में तो हमें जो प्लेस है वर्क है जहाँ पे काम करना है वहाँ पे जाके काम सीखना है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमें अपने घर पे बैठ के सीखना है, सिंपल सी बात है। क्लासरूम ट्रेनिंग, टीचर सेंटर्स में जैसे हम कॉलेज वगैरह कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे सीख रहे हैं जो चीज़ें, वो लेक्चर्स ले लिए, केस स्टडी सोल्व कर ली, रोल प्लेइंग एंड वेस्टिटेबल। इसमें ट्रेनिंग इज़ गिवन टू सेपरेट एरिया विद सिमिलर इक्विपमेंट एज द वर्क प्लेस। जैसे लबासना में ट्रेनिंग होती है, ठीक है, UPSC की ट्रेनिंग होती है लबासना में, जो IAS लोग बनते हैं ना उनकी। तो ये क्या होगा, वेस्टिटेबल ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे एक वर्क प्लेस है, यहीं पे उसकी ट्रेनिंग होगी और कहीं नहीं होगी, ठीक है। एडवांटेजेस, एक्चुअल काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बेटर कंसंट्रेशन होगा। कॉस्टली तो है, अब लबासना में जाने के लिए वहाँ पे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को बहुत करने पड़ते हैं, तो ये कॉस्टली हो गया। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे तो मिल जाता है, क्योंकि SDM जब रियल पोस्ट पे आता है तब उसको मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 360 डिग्री फीडबैक परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक। ये हमारा शॉर्ट नोट में आता है ज़्यादातर। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक इज़ ए मेथड, ये ऐसा मेथड है इन विच एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ इवेल्युएटेड बाय कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट पीपल अराउंड दैम। जैसे मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें बहुत सारे लोग काम करें, जैसे A B and C, तीनों लोग काम करें, तो हमें C के बारे में जानना है कि ये कैसा काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे फीडबैक, कहाँ से, इससे भी लेंगे और इससे भी लेंगे, दोनों से फीडबैक ले लिया, डिफरेंट पीपल अराउंड दैम। इसके आसपास कौन दो है, एक तो ये है और एक ये, इन दोनों से हम लोग फीडबैक लेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसको इवेल्युएट करेंगे कि ये कैसा काम करें। इसमें आता है सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, कलीग्स, कस्टमर्स अलोंग विद सेल्फ इवेल्युएशन। हम सुपरवाइजर से भी ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट से भी, कलीग्स जो आसपास काम करते हैं, कस्टमर से भी, ठीक है।
उसके बाद आता है मैनेजर इज इलेवेटेड नॉट ओनली बाय देयर बॉस बट ऑल्सो बाय टीम मेंबर को वर्कर्स एंड कस्टमर। अब फीचर क्या है 360 डिग्री फीडबैक के। 360 यहाँ पे आप हो, आपके अराउंड जो भी लोग हैं सबसे फीडबैक लेना ही 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट व्यू देता है परफॉर्मेंस का कि आप कैसा काम करते हो, चाहे घर पे हो, चाहे एज ए टीम मेंबर हो या फिर किसी भी तरीके से हो। इट इंक्लूड मल्टीपल सोर्स ऑफ फीडबैक आती है, बिहेवियर, स्किल्स और रिलेशनशिप भी पता चलती है आपकी कैसी है दूसरे लोगों के साथ। एडवांटेज ये एक्यूरेट है और फेयर है, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, वो सब सही बताएंगे आपके बारे में। इससे हम लोग स्वॉट एनालिसिस कर पाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जो इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क को। इसकी डिसएडवांटेजेस, एक तो टाइम लगेगा, आप ले रहे हो फीडबैक तो इसमें टाइम तो जाने वाला है, और ये बाइस भी हो सकती है और इन्फ्लुएंस बाय हो सकती है। अब देखो आपका एक दोस्त है तो वो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेगा, अगर रियल फ्रेंड है तो ये पर्सनल रिलेशन के कारण इन्फ्लुएंस और बाइस भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ओरिएंटेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं छोड़ के जाना, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारा लेक्चर हो गया अराउंड 28 मिनट्स का, ठीक है। डिफाइन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग ए एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना, इंडक्शन बोलते हैं ना। इंडक्शन में तो हम जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एम्प्लॉय को बताएंगे। उसके रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। ये न्यू एम्प्लॉय को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में उसके जो जहाँ पे वो काम करेगा वर्क प्लेस, एंड उसमें कैसे उसको एडजस्ट करना है, कैसे फिट होना है उसमें। इसके फीचर इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रोल, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और क्या है और अपना रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये कन्फ्यूज़न और जो एंग्जाइटी है न्यू एम्प्लॉय की, हमारी न्यू जो भी हम भी किसी कॉलेज वगैरह में जाते हैं, हमारी एंग्जाइटी होती है, कन्फ्यूजन भी होती है कि कहाँ क्या होगा, कैसे क्या होंगे, क्लासेस वगैरह सब कैसे होंगी। तो ये क्या होता है, ये हमारी जो कन्फ्यूज़न है उसको कम करता है। एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है एडजस्ट करने में क्विकली। हमें जब न्यू वर्क इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा तो हम एडजस्ट जल्दी कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है एंड जॉब की सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी भी, और ये दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। तो ये ओरिएंटेशन का मीनिंग था और ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल अप्रेजल एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस अप्रेजल। वो दोनों करनी है इसमें हमें। पोटेंशियल अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग फ्यूचर एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय टू टेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशंस। मतलब इवेल्युएट करना, हाँ जैसे क्लास में होता है ना, एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचर को पता होता है हाँ ये बेटर कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। ये क्या होता है, फिर हमारा जो टीचर है पोटेंशियल अप्रेजल देता है हमें मतलब समझाता है कि हाँ आप लोग अगर चाहो ना तो आप लोग अच्छा कर सकते हो। तो ये हो गया पोटेंशियल अप्रेजल। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब इवेल्युएट करना जो करंट परफॉर्मेंस है। जैसे टॉपर होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, तो जो हमारे टीचर्स हैं वो उनकी करंट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि प्रेजेंट जो क्लास है स्कूल है उसमें कैसी है। तो इसी तरीके से इवेल्युएट किया जाता है करंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन प्रेजेंट जॉब। ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं, तो अभी पोटेंशियल में हम बात करते हैं फ्यूचर में हमारा इतना एवरेज से हम टॉपर बन सकते हैं। परफॉर्मेंस में बात करते हैं अभी क्या है हम लोग। पोटेंशियल में कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन के लिए होता है, और परफॉर्मेंस में होता है सैलरी, रिवॉर्ड और इवैल्यूएशन के लिए। पोटेंशियल में टैलेंट और कैपेबिलिटी के लिए, वाइल परफॉर्मेंस में होता है मेजर करने के लिए एक्चुअल वर्क अभी क्या चल रहा है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है और ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था इसमें। ये टेबल में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में भी, लेकिन एक्सप्लेन करना है ये। अभी मैंने इतना लिख दिया, अभी इसको हेडिंग बना के और इनको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है टोटल पेमेंट एंड बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉय इन रिटर्न फॉर द वर्क। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ काम करें, अब उनको रिटर्न में हम लोग क्या दें, हम लोग देते हैं सैलरी, तो सैलरी कंपनसेशन का पार्ट है। हम लोग देते हैं बोनस, तो ये भी पार्ट है। सिंपल वर्ड्स, रिवॉर्ड करना फॉर देयर सर्विसेज। उन्होंने अपनी सर्विस दी है, उन्होंने टीचिंग की या फिर जो भी एज ए मैनेजर वगैरह जो भी सर्विस दिया उनको देना। तो ये हम मोनेटरी भी दे सकते हैं और नॉन मोनेटरी भी हो सकते हैं। मोनेटरी में आता है सैलरी, वेजेस, बोनस, इनिशिएटिव, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स लाइक मेडिकल और लीव। कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन, अब कैसे कैसे ये दिया जाता है, तो दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक तो डायरेक्ट दे सकते हैं और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में आता है हम उनको सैलरी दे दें, वेजेस, बोनस, इनिशिएटिव जो कि मनी के रूप में मोनेटरी हो गया। इनडायरेक्ट में आता है मेडिकल फैसिलिटीज़,
अराउंड, मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉई है उनको एक कार्ड मिलता है जिससे वो हॉस्पिटल में लगा के अपना जो फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इंश्योरेंस, पेड लीव और रिटायरमेंट बेनिफिट, ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन। इंपॉर्टेंस क्या आते हैं कंपनसेशन की, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को वर्क करने में अच्छा, कि हम अगर हमने ना और अच्छा काम किया तो हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होगी, बोनस मिलेगा हमें, हमारा प्रमोशन होगा। तो ये सब अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है एम्प्लॉयज़ को, ये न्यू एम्प्लॉयज़ को रिटेन अट्रैक्ट करता है कि उस एम्प्लॉयज़ में तो है ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है, तो हम उसमें जाके काम करें, यहाँ पे क्यों करें यहाँ पे जब वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा आता है शॉर्ट नोट में ज़्यादातर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको हम बोलते हैं MBO। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ मैनेजमेंट है इन विच मैनेजर एम्प्लॉय सेट कैरियर गोल्स टुगेदर एंड वर्क टू अचीव दैम स्पेसिफिक टाइम में। मतलब इसमें ये एक मेथड है मैनेजमेंट का जिसमें मैनेजर होता है और एम्प्लॉय होता है, दो लोग होते हैं इसमें, मैनेजर होता है और एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि गोल को सेट करते हैं कि हमें ये काम करना है, साथ करेंगे मिलके और इसको अचीव करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें जैसे ए सेल्स मैनेजर एंड एम्प्लॉय डिसाइड दैट एम्प्लॉय विल अचीव सेल्स 1 लाख इन ए मंथ, हम एक मंथ में 1 लाख की सेल्स कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमने टाइम भी दे दिया, देखो हमने यहाँ पे सेल मैनेजर आ गया, एम्प्लॉय आ गया, तो ये मैनेजमेंट आ गई, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और हमने टाइम भी दे दिया, तो ये क्या हो गया, पूरी केस स्टडी एनालिसिस करी तो MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके फीचर्स क्या है, गोल्स हमने ले लिए, फिर मैनेजर और एम्प्लॉय एक साथ मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, टीम वर्क बढ़ेगा इससे। परफॉर्मेंस मेजर बेस्ड ऑन अचीवमेंट, अगर गोल हमने अचीव कर लिया, 1 लाख की सेल करवा दी तो हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट है, अगर नहीं किया तो नहीं। फोकस करता है रिजल्ट में, अब इसको MBO का रिजल्ट क्या आएगा वो फोकस करता है इस पर। उसके बाद है इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की बढ़ेगी, मोटिवेशन होगा क्योंकि एक गोल है उसमें एम्प्लॉयज़ भी पार्ट कर रहे हैं, और क्लियर डायरेक्शन मिलेगी एम्प्लॉयज़ को, एंड कंट्रोल करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अपने वर्क को बेटर तरीके से। उसके बाद ये क्वेश्चन है, रोल ऑफ HR मैनेजर इन ए मॉडर्न इंडस्ट्री टू अचीव कोऑपरेट ऑब्जेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी 9 मार्क्स का। व्हाट डज HR मैनेजर प्ले रोल इन इंडस्ट्री टू अचीव कोऑपरेट ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। तो HR मैनेजर प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो गोल्स हैं वो मैनेज करने के पीपल वो इफेक्टिवली हो सके। सबसे पहले ये प्लान करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ को प्लान करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ नीडेड है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, किस टाइप के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों दिखते हैं। उसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लानिंग कर लिया कि इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उसके बाद हम उनको रिक्रूट करेंगे, फिर उसके बाद जो बेस्ट है उनको सेलेक्ट करेंगे, हायर करते हैं राइट पीपल विद रिक्वायर्ड स्किल्स, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, स्किल्स देंगे जो उस जॉब के लिए चाहिए, और फ्यूचर के लिए जो चाहिए डेवलपमेंट के लिए उनको फ्यूचर के लिए ये डेवलपमेंट करेंगे। फिर हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हक में काम कर रहे हैं। फिर मोटिवेट करेंगे उनको, बोनस देके, सैलरी बढ़ा के, रिवॉर्ड्स, इनिशिएटिव्स वगैरह देके, और उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उनकी कंप्लेंट है उनको सोल्व करेंगे। कंपनसेशन, एक तो डायरेक्ट कंपनसेशन होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में हम सैलरी वगैरह बढ़ा दी, इसमें इंश्योरेंस और हमारी मेडिकल सर्विसेज दे दी उनका। अडप्टिंग टू चेंज, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है और चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन से उनको बताएंगे, उसके साथ फेमिलियर कराएंगे। इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड कॉम्प्लायंस, ये हम उनको रूल्स रेगुलेशंस बता देंगे हमारे एम्प्लॉयज़ के क्या क्या हैं। डेवलपिंग वर्क कल्चर, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बढ़ाएंगे, पॉजिटिव जो कंपटीशन वो इनक्रीज़ करेंगे, और सबको प्रोडक्टिविटी जो हम सपोर्ट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ई लर्निंग ट्रेनिंग, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशन। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। E-learning training means providing training to employee through electronic methods such as internet, computer, mobile devices। जैसे अभी जॉब आ रही हैं जो ब्लिंकिट की, ठीक है, तो क्या होता है, वो हमें हमारा इंटरव्यू करेंगे फर्स्ट फेज़ में, देन वो राउंड 2 में फिर से इंटरव्यू करेंगे, और फिर वो हमें ट्रेनिंग देंगे, जो उनका HR मैनेजर है वो ट्रेनिंग देगा। तो वो इंटरनेट वर्क फ्रॉम होम जॉब है ये, तो इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस से हमें ट्रेनिंग देगा। हम जो भी सीखेंगे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखेंगे, फिजिकल क्लासेस में नहीं जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ये।
अब ई लर्निंग में तो हम जो भी सीखेंगे ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा इसमें तो। लेकिन ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में क्या होता था, हमें जो भी सीखना है वहाँ पे जाके सीखना होगा या वहाँ पे जाके करना होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल तो दिख रहा है, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, ये फिजिकल क्लासेस में होता है। ये कहीं पे भी हो सकता है और मतलब हम फ़ोन चला के बैठ जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, नो मैटर। लेकिन इसमें एक फ़िक्स जगह होती है, इसी कंपनी में यहीं आना पड़ेगा, जैसे दिल्ली में या फिर कुछ और जगह, और फिक्स टाइम होता है कि आपकी ट्रेनिंग इस टाइम शुरू होगी। ये सेल्फ प्लेस होता है कि हम जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रेडिशनल में हमें एक शेड्यूल फॉलो करना होता है। इसमें डिजिटल यूज़ होता है जैसे वीडियो प्रेजेंटेशन, लेकिन इसमें फ़ेस टू फेस होता है। ये कॉस्ट कम आती है, ई लर्निंग की कॉस्ट कम आती है क्योंकि हम सब अपनी अपनी जगह बैठे अपने घर पे, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रैवल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ये सब होता है। ई लर्निंग में इंटरनेट और टेक्निकल डिवाइसेस चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल में ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस था, तो ये कर लेना। उसके बाद आता है अमर्जिंग ट्रेंड इन साइको इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हैव ट्रेड में इम्पैक्ट ऑन टास्क ऑफ एचआर मैनेजर। तो जो चैलेंजेस बताने हैं एचआर मैनेजर के, तो सबसे पहला चैलेंज है साइको सोशल चैलेंज। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के जो एटीट्यूड है, एक्सपेक्टेशन है, जो वैल्यूज़ हैं, वो सब चेंज हो रही है टाइम के साथ। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करना आ रहा है कुछ को, तो उनको स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करो। कुछ को स्ट्रेस हो रहा है, कुछ को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मेंटली अनसेटिस्फाइड पीपल हैं। तो ये क्या होगा, साइको सोशल चैलेंज। उसके बाद है इकोनॉमिक चैलेंज। एक तो इकोनॉमी इतनी फ्लैक्चुएट करती है, कभी इंक्रीज हो जाता है प्रॉफिट, कभी डिक्रीज। तो इससे हम जो सैलरी है वो फिक्स नहीं दे पा रहे, कभी वो इंक्रीज हो रही है सैलरी तो उनको अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। लेकिन जब वो डिक्रीज हो जाती है तो उनके अंदर एक प्रेशर आता है, वो अपने फैमिली के एक्सपेंसेस मीट कर पाएंगे या नहीं। तो कॉस्ट रिडक्शन करने की ज़रूरत है, डाउनसाइजिंग करने की ज़रूरत है, एंड एफिशिएंट यूज़ करना होगा एचआर मैनेजर का। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो रेफ़र करनी है जो कि हमारी यूनिट 1 का 1 शॉट है, वो वाला, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है लीगल चैलेंजेस क्या हैं। तो इसमें लॉज वगैरह रेगुलेशंस है, जो हमारा भारत का संविधान है वो बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस चेंज करता है। ICCAI भी बहुत सारी करता है, कंपनीज एक्ट वाला भी बहुत सारी चेंज करता है, वेजेस, सैलरी और सेफ्टी के कारण से। जैसे 9 to 8 अब काम हो गया, न्यू रूल्स आते हैं कि आप 8 आवर्स मिनिमम करवा सकते हो काम। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में है रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स, अब AI की जो जनरेशन आ चुकी, तो अब हमें AI सीखनी पड़ेगी वरना हमें जॉब नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन। अब हम बाहर जाके जब काम करते हैं तो हमारा कल्चर अलग होता है, वहाँ की कंट्रीज़ में वहाँ पे कुछ और फॉलो होता है, हमारे यहाँ कुछ और फॉलो होता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कम्युनिकेशन, वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है और हमारे यहाँ की कुछ और, तो हम समझ नहीं पाते। और वो ट्रांसलेटर हम कभी ले लेते हैं तो वो अच्छे से नहीं बता पाता जो चीज़ें होती हैं वो। कल्चरल, वहाँ पे कल्चर कुछ और है, जैसे यहाँ पे हमारी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्या पता वहाँ पे नहीं करते हो। ग्लोबल वर्कफोर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हाँ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली पे बोनस मिलेगा, लेकिन वहीं पे तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं होती ना, तो वो कैसे बोनस देंगे आपको, नहीं दे पाएंगे। ग्लोबल वर्कफोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी चैलेंजेस। अब जो भी काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी एज डिफरेंट है, कोई 20s का है, अर्ली एज का, कोई टीन एज का, और कोई जो रिटायरमेंट एज का है 60+ या फिर 50+, ये सब है। जेंडर, मेल फीमेल बोथ आर अलाउड। कल्चरल, हमारे कल्चर अलग है, कोई साउथ इंडिया को, जैसे दिल्ली में है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा है। हर जगह ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे, बैकग्राउंड अलग, किसी का कॉमर्स का है, किसी का आर्ट का, साइंस का, तो ये डाइवर्सिटी है। रिटेंशन चैलेंजेस, एम्प्लॉयज़ फ्रिक्वेंटली चेंज जॉब, HR मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू रिटेन। मतलब बहुत जल्दी ही, जब अगर आपने एक बार एम्प्लॉयज़ को सैलरी कम करके दे दी ना, तो वो एम्प्लॉयज़ चेंज कर देंगे आपके इसको, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए जो HR मैनेजर है उसको स्ट्रेटजीज अडोप्ट करनी होगी ताकि इनको एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे रख सकें। एथिकल चैलेंजेस, एक तो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो नेसेसरी होती हैं, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन फेस कंटिन्यूस चेंजेस, HR मैनेजर मस्ट हेल्प एम्प्लॉयज़ टू अडप्ट दीज चेंजेस। अब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कोई लॉस हो रहा है तो वहाँ पे हमें सैलरी कम देंगे, तो HR मैनेजर को हेल्प करनी चाहिए कि वो जो लोग हैं इस चेंज को अडप्ट कर लें, कि अभी 1-2 महीने की बात है, उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसको आप अडप्ट करो चेंजेस को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इज़ ए मेजर चैलेंज इन प्रेजेंट मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप HR मैनेजर हो तो क्या स्ट्रेटजीज आप अडप्ट करोगे ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा समय तक आएँ और रिटेन रह सकें, मतलब ज़्यादा समय तक वहाँ पे कंपनी में रह सकें और नए नए एम्प्लॉयज़ आते रहें।
तो इनके लिए शॉर्टेज ऑफ टैलेंट मेजर चैलेंज है, एचआर मैनेजर को उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें हम सबसे पहली स्ट्रेटजी सैलरी दे देंगे और बेनिफिट्स, हम उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर देंगे, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि लोग आएँ। जैसे हम सबको टाइम पे सैलरी देंगे, फेस्टिवल के टाइम पे बोनस देंगे, तो इससे क्या होगा, आज मेरे को अगर ये चीज़ मिलती है तो मैं बाहर जाके मेरी फ्रेंड को और किसी को बताऊंगी कि हाँ हमारी कंपनी में तो ऐसा होता है, हमें हर मंथ सैलरी मिलती है, बोनसेस मिलते हैं और हमारी कंपनी बहुत ही बेस्ट है, हमें देखो ये फैसिलिटी और दे दी है, अभी इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन फ्री में दे दिया है। तो मैं सबको बताऊँगी, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट थ्रू मॉडर्न सोर्सेज से रिक्रूटमेंट। आज की जो न्यू जनरेशन है उनको वो ऑफलाइन जाके इंटरव्यू नहीं देते, वो ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं। वो जॉब चाहते हैं तो वो घर बैठे चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम, सोशल मीडिया पे जो भी काम करे वो सब। तो हमें क्या करना होगा, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को ढूंढना होगा। कैंपस रिक्रूटमेंट, अब कॉलेज में तो सब लोग चाहते हैं, चाहे वो आज की जनरेशन हो जो पहले की जनरेशन हो, तो वहाँ से रिक्रूट कर लो लोगों को, वहाँ से हायर कर लो फ्रेश टैलेंट को। यूनिवर्सिटी कॉलेज से, जैसे DU में 3rd ईयर में स्टार्ट हो जाती है आई थिंक प्लेसमेंट, तो वहाँ से कर लो। प्रोवाइडिंग कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, शोइंग क्लियर प्रमोशन, वहाँ पे जब आप जॉब दे रहे हो तो बता दो कि आपका यहाँ तक प्रमोशन हो सकता है और यहाँ से आप ऊपर तक जा सकते हो, और आपको अट्रैक्ट करेगा फिर वो कैंडिडेट। अब हमने देख लिया कि स्ट्रैटेजीज़ क्या है फॉर अट्रैक्टिंग टैलेंट, कि ऐसे टैलेंट आ सकता है, लेकिन अब टैलेंट तो आ गया, अब उसको उनको रखें कैसे, रिटेन करके कैसे रखें। तो स्ट्रैटेजीज़ फॉर रिटेनिंग टैलेंट, अब उनको हमारी एम्प्लॉयज़ में रखें कैसे, उनको ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट प्रोवाइड करो, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड करो, जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया उसको ज़्यादा रिवॉर्ड, जिसने कम किया उसको कम रिवॉर्ड। वर्क लाइफ बैलेंस, उनको आवर्स दे दो कि आपको 6 आवर काम करना है, उसके बाद आप चाहे कितने ब्रेक लो, चाहे कुछ भी करो, लीव है आपकी मंथ में 3 छुट्टी मिलेंगी, ठीक है। पॉजिटिव वर्क, गुड रिलेशनशिप, हेल्थी वर्क फोर्स कल्चर बनाओ। एम्प्लॉई इंगेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। जैसे अगर सैलरी डिक्रीज़ हो रही है उसके कारण, तो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे बिठाओ मीटिंग में और बताओ कि क्यों हम कर रहे हैं, और थोड़े दिन बाद ये इंक्रीज़ हो जाएगी। जॉब सिक्योरिटी, उनको इंश्योरेंस सिक्योरिटी जॉब की प्रोवाइड करो, और ये बताओ कि आपको जॉब हम तो नहीं छोड़वाएंगे, कि हम ये नहीं कहेंगे आपको नोटिस मिल गया कि आप जॉब छोड़ दो, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। इफेक्टिव लीडरशिप, मैनेजर को सपोर्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 1 शॉट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अभी अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, एंड हमारा जो एग्ज़ाम है इससे बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, अगर कुछ भी नहीं किया तो भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा।